नमस्कार। आज हम उन कुछ गिने चुने लोगों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने गवर्नर जनरल बनकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। सोचिए, ये वो लोग थे जिनके पास इतनी ताकत थी कि उनके एक-एक फैसले ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर काबिज कैसे हो गई? इसका जवाब हमें उन कुछ खास गवर्नर जनरलों और उनकी रणनीतियों में मिलता है, जिन्होंने इस साम्राज्य की एक-एक ईंट रखी। आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं रणनीतियों की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे व्यवस्था और पैसे से शुरुआत हुई, फिर कैसे संधियों और कब्जे से साम्राज्य फैला, उसके बाद समाज को बदलने की कोशिशें हुई, और आखिर में हम समझेंगे कि इस पूरी कहानी की विरासत कितनी उलझी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आया कि सिर्फ जंग जीतने से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक सिस्टम चाहिए था, कानून चाहिए था, और सबसे ज्यादा जरूरी, कमाई का एक पक्का जरिया चाहिए था। देखिए, उस वक्त कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पूरी तरह से फैली हुई अव्यवस्था। उन्होंने जो भी इलाके जीते थे, वहां कोई सिस्टम नहीं था। उन्हें इस बिखराव को एक ऐसी मशीन में बदलना था जो तरतीब से चले और लगातार मुनाफा कमा कर दे। और इस बड़े काम का बीड़ा उठाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उन्हें हम पहला आर्किटेक्ट कह सकते हैं। उन्होंने आते ही रॉबर्ट क्लाइव की बनाई डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार को खत्म किया। मतलब अब बहानेबाजी खत्म, सारा कंट्रोल सीधे कंपनी के हाथ में। हर जिले में अंग्रेज कलेक्टर बिठाए, कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड बनाया और पूरा खजाना भी वहीं ले आए। और हाँ, इंसाफ के लिए हर जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें भी खोलीं। एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन कमाई की समस्या अब भी पूरी तरह हल नहीं हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। आइडिया सिंपल था, जमीन का लगान एक बार में हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दो। अब देखिए, इस एक पॉलिसी का असर हर किसी पर कितना अलग अलग हुआ। जमींदार जमीन के मालिक तो बन गए, लेकिन उन पर तलवार लटकी रहती थी कि अगर लगान नहीं चुकाया तो जमींदारी नीलाम। सबसे बुरी हालत हुई किसानों की, जो अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार बनकर रह गए, पूरी तरह जमींदार के रहमो करम पर। और कंपनी, उससे एक फिक्स्ड इनकम तो मिल गई, लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। जब आगे चलकर खेती से कमाई बढ़ी, तो कंपनी का हिस्सा वहीं का वहीं रहा। सारा फायदा जमींदारों की जेब में गया। तो जब अंदर का सिस्टम थोड़ा सेट हो गया, तो कंपनी ने अपनी नजरें बाहर दौड़ानी शुरू की। अब उनके सामने अगली चुनौती थी भारत की ताकतवर और आजाद रियासतें। यहीं से शुरू होता है साम्राज्य के विस्तार का दूसरा चैप्टर। इस काम के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक जबरदस्त हथियार निकाला, सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। नाम सुनने में तो लगता है कि ये मदद के लिए है, सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में ये रियासतों को अंदर से खोखला करने का एक तरीका था। राजा को अपनी ही हिफाजत के लिए ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और उसका सारा खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता था। इससे अंग्रेजों को फायदे ही फायदे थे। सोचिए, वो भारतीय राजाओं के पैसों पर एक बड़ी फौज मेंटेन कर रहे थे। लड़ाई झगड़े उनके अपने इलाकों से कोसों दूर किसी और की जमीन पर होते थे। जिन राजाओं से संधि की, उनकी विदेश नीति पर पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का था। और सबसे बड़ी बात, वो जब चाहें किसी भी राजा पर नाकाबिल होने का ठप्पा लगाकर उसे गद्दी से उतार सकते थे। उस जमाने के एक ब्रिटिश राइटर ने इस पॉलिसी के बारे में जो लिखा, वो इसकी असलियत बताता है। उन्होंने लिखा कि ये सहयोगियों को ठीक वैसे ही मोटा करने का सिस्टम था जैसे हम बैलों को मोटा करते हैं, ताकि जब वो निगलने लायक हो जाएं तो उन्हें निगल लिया जाए। इससे साफ पता चलता है कि असली इरादा क्या था। अगर सहायक संधि एक धीमी जहर की तरह थी, तो लॉर्ड डलहौजी तो सीधे सीधे एक्शन में विश्वास रखते थे। वो लेकर आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, तो उसकी रियासत सीधे ब्रिटिश राज में मिला ली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। और डलहौजी ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ विलय की। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसी कानून की भेंट चढ़ गईं। पंजाब को तो यंग में जीतकर कब्जे में लिया गया, और अवध, जो इतने सालों से अंग्रेजों का वफादार दोस्त था, उस पर कुशासन का इल्जाम लगाकर 1856 में उसे भी हड़प लिया गया।
चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां अंग्रेजों ने सिर्फ जमीनें ही नहीं हड़पीं, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने में भी दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश की और साथ ही कुछ नई तकनीकें भी लाए। इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित उदाहरण था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1829 का वो कानून जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन ये फैसला लेना उतना आसान नहीं था। एक तरफ इंसानियत की दलीलें थीं और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारक भी इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर उन्होंने धर्म और रीति रिवाजों में हाथ डाला तो जनता भड़क उठेगी। इसीलिए वो सालों तक इस पर कोई भी एक्शन लेने से हिचकिचाते रहे। हम एक बार फिर लौटते हैं लॉर्ड डलहौजी के पास, लेकिन इस बार उनकी एक अलग पहचान के साथ। रियासतों को हड़पने की उनकी नीति के अलावा उन्हें उन बड़े बदलावों के लिए भी जाना जाता है जिनकी वजह से कई लोग उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। डलहौजी ने भारत में बहुत सी चीजों की शुरुआत की। 1853 में पहली बार ट्रेन चली, टेलीग्राफ की लाइनें बिछाई गईं, एक नया पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ, सड़कें, नहरें और पुल बनाने के लिए PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया गया, और शिक्षा में वुड्स डिस्पैच लागू किया गया, जिसने भारत में यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव रखी। हाँ, ये बात भी सच है कि इन सारे सुधारों का एक बड़ा मकसद प्रशासन को और मजबूत करना और भारत के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना भी था। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे इन गवर्नर जनरलों ने कानून, विस्तार और आधुनिकीकरण के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये कड़वी सच्चाई है कि जिन पॉलिसियों ने ब्रिटिश राज को बनाया और मजबूत किया, उन्हीं पॉलिसियों ने आम लोगों के दिलों में गुस्से और नाराजगी के बीज भी बो दिए। खास तौर पर डलहौजी की हड़प नीति और उनके सुधारों को 1857 के गदर का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो आखिर में हमारे सामने ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम इन गवर्नर जनरलों को आधुनिक भारत का निर्माता माने, जिन्होंने रेलवे, कानून और नया सिस्टम दिया, या फिर हम उन्हें उस गुलामी का आर्किटेक्ट समझें जिसने भारत को सदियों तक जकड़े रखा? ये एक ऐसी दो धारी विरासत है जिस पर बहस आज भी जारी है।